हेलो एवरीवन। सो अभी हम डिस्कस करेंगे वेपर पावर साइकिल। ठीक है, तो ये तो हम थर्मोडायनेमिक साइकिल की बात करें तो दो तरह की थर्मोडायनेमिक साइकिल होती हैं। एक तो एयर स्टैंडर्ड साइकिल बोलते हैं और दूसरा वेपर पावर साइकिल। ये जो क्लासिफिकेशन है ये इस बेसिस पे बेस्ड है कि जो वर्किंग फ्लूइड है थर्मोडायनेमिक साइकिल में वो क्या यूज़ कर रहे हैं। इफ़ वी आर यूजिंग एयर एज अ वर्किंग फ्लूइड तो जो थर्मोडायनेमिक साइकिल है वो कहलाती है आपकी एयर स्टैंडर्ड साइकिल। ठीक है, यदि हम वेपर्स यूज़ कर रहे हैं, स्टीम यूज़ कर रहे हैं एज अ वर्किंग फ्लूइड, ठीक है, तो वो कहलाती है वेपर पावर साइकिल, है ना। और एयर स्टैंडर्ड साइकिल में क्या होता है, एयर जो उसका फेज है वो चेंज नहीं होता है, वो गैसियस फॉर्म में ही रहता है। बट एज फार एज वेपर पावर साइकिल इज कंसर्न, इसमें जो वेपर्स होती हैं वो अपना फेज चेंज करती रहती हैं, कभी गैस की फॉर्म में होता है, कभी लिक्विड की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो हम वेपर पावर साइकिल की बात करते हैं तो वेपर पावर साइकिल कहाँ यूज़ करते हैं। वेपर पावर साइकिल आपका जो स्टीम इंजन्स होते हैं दोज आर बेस्ड अपॉन वेपर पावर साइकिल। आपका थर्मल पावर प्लांट होते हैं, दीज आर बेस्ड अपॉन वेपर पावर साइकिल। ठीक है, तो यहाँ पर आइडियली केस में हम बात करें तो आइडियल केस में जो सबसे पहली वेपर पावर साइकिल होती है उसको बोलते हैं कार्नोट साइकिल, है ना। इट इज़ एग्जैक्टली सेम एज द कार्नोट साइकिल यूज्ड इन द एयर स्टैंडर्ड साइकिल। ठीक है, तो कार्नोट साइकिल में जैसे एयर स्टैंडर्ड जो थर्मोडायनेमिक साइकिल होती है उसमें 4 प्रोसेस होती हैं आपका आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेसर, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन, आइसोथर्मल एक्सपांशन। इसी तरह से सेम यहाँ पर भी 4 साइकिल्स होती हैं, लेकिन वहाँ पर आपने जो इफ़िशियंसी कैलकुलेट की थी वो टेम्परेचर के टर्म्स में कैलकुलेट की थी, और यहाँ पर वेपर पावर साइकिल में जो इफ़िशियंसी हम कैलकुलेट करते हैं वो कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ इंथैल्पी। बस इतना सा फ़र्क है। ठीक है, अब इसमें जो प्रैक्टिकल साइकिल है, कार्नोट साइकिल तो एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए अब जो प्रैक्टिकल साइकिल है वो है आपका रैंकाइन साइकिल। और आपके जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं वो सारे थर्मल पावर प्लांट किस पे बेस्ड हैं, रैंकाइन साइकिल पे बेस्ड हैं। आप एक टिपिकल थर्मल पावर प्लांट का सेटअप यहाँ पे देख पा रहे हैं थर्मल पावर प्लांट में, और एक वीडियो मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ है जिसमें बताया हुआ है कि थर्मल पावर प्लांट किस तरह से वर्क करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे बॉयलर है, बॉयलर में स्टीम जनरेट हुआ है और वो स्टीम जनरेट होने के बाद कहाँ जाता है, टरबाइन में जाता है। ये आपका स्टीम टरबाइन है। ठीक है, ये क्या है, स्टीम टरबाइन। तो स्टीम टरबाइन में जाता है। अब देखिए स्टीम टरबाइन को इस तरह से बनाते हैं, आता है तो कम वॉल्यूम में, जब क्योंकि स्टीम टरबाइन में क्या होता है बेसिकली स्टीम का एक्सपांशन होता है, तो आएगा तो कम वॉल्यूम होगा और लीव करेगा तो ज़्यादा वॉल्यूम होगा, इसलिए हम इसको इस तरह से बनाते हैं। तो यहाँ पे स्टीम टरबाइन के इनलेट पे जो स्टीम आती है वो बेसिकली सुपर हीटेड स्टीम आती है ना। कौन सुपर हीटेड स्टीम आती है, और यहाँ पे जो लीव करती है टरबाइन के बाहर, ये बेसिकली आपको वेट स्टीम मिलता है। ठीक है, फिर इस स्टीम को हम पास कराते हैं, ये कहलाता है कंडेंसर। कंडेंसर बेसिकली एक हीट एक्सचेंजर होता है जिसमें क्या होता है, ट्यूब्स के अंदर हम जो कोल्ड वाटर है, यहाँ से आप कोल्ड वाटर भेजोगे अंदर, ये कोल्ड वाटर क्या होगा, ये यहाँ पे जो वेट स्टीम आ रही है उसकी हीट को टेकअप करेगा और उस स्टीम को किसमें चेंज कर देगा, वाटर में। तो यहाँ पे आपको वाटर मिलेगा, और जो आप कोल्ड वाटर यहाँ पे भेज रहे हैं वो कोल्ड वाटर क्या हो जाएगा, वार्म हो जाएगा, हीटअप हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको वार्म वाटर मिलेगा, गर्म पानी मिलेगा। फिर इस वार्म वाटर को भी हम कूलिंग करते हैं थ्रू द कूलिंग टावर, और सेम वाटर हम यूज़ करते हैं। तो कूलिंग टावर का मैंने बताया हुआ है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे वाटर आ गया। अब यहाँ पे आपको एक पंप लगाना पड़ता है, इस पंप को बोलते हैं हम फीड पंप। अब पंप लगाने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि जो बॉयलर है वो हायर प्रेशर पर ऑपरेट हो रहा है, और यहाँ पे जो प्रेशर है, चूँकि यहाँ पे प्रेशर कम हो गया, कम होने के बाद यदि हम प्रेशर की बात करें तो यहाँ पे जो स्टीम टरबाइन है यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप हुआ, एक्सपांशन हुआ, कंडेंसर में प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। अब चूँकि प्रेशर यहाँ पे कम है और बॉयलर में प्रेशर ज़्यादा है, तो कोई भी चीज़ हाई प्रेशर से लो प्रेशर फ्लो होती है, तो आपको यहाँ पे जो स्टीम आ रही है उसका प्रेशर इंक्रीज़ करना पड़ेगा, रेज करना पड़ेगा। फिर हाई प्रेशर की जो स्टीम है उस स्टीम को आपको कहाँ पे भेजना पड़ेगा, बॉयलर में भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगाना पड़ता है, आपको फीड पंप लगाना पड़ता है, क्योंकि फीड पंप क्या करता है, प्रेशर को इंक्रीज़ कर देता है। और थ्योरेटिकली हम ये मान के चलते हैं कि फीड पंप आपका जो वाटर आ रहा है उसका प्रेशर को इतना इंक्रीज़ कर देगा कि इट विल बी इक्वल टू द प्रेशर ऑफ द बॉयलर। प्रैक्टिकली इट इज़ बिट हायर देन दैट ऑफ बॉयलर प्रेशर। ठीक है, तो ये थर्मल पावर प्लांट के बारे में बताया। अब ये किस तरह से हम इसको PVTS डायग्राम पे करते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ।
तो अब हम क्या करते हैं, इसको टीएस डायग्राम पर रिप्रेजेंट करते हैं, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। ठीक है, तो ये मैंने टेम्परेचर शो कर दिया, इधर टेम्परेचर शो करते हैं और इधर पे एंट्रोपी शो कर दिया। ठीक है, ये लॉजिक यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस या इसको ऑर्डिनेट इसलिए लेते हैं क्योंकि हमेशा जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ पे शो करते हैं वर्टिकल एक्सिस पे या ऑर्डिनेट पे, और जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है एंट्रोपी का एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी उसको हम शो करते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस या इसको बोलते हैं एब्सीसा। ठीक है, तो चूंकि ये वेपर पावर साइकिल है तो इसमें हमको दो लाइंस शो करनी पड़ेंगे, एक तो सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, तो यहाँ पर मैंने ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन शो कर दिया और यहाँ पे ये सैचुरेटेड वेपर लाइन शो कर दिया। ठीक है, ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है और सैचुरेटेड वेपर लाइन मैं लिख भी देता हूँ, जिससे सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। ठीक है, और ये क्या है, सैचुरेटेड वेपर लाइन, सैचुरेटेड वेपर लाइन। ठीक है, अब हम प्रोसेस शो करते हैं, इस पर प्रोसेस शो करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम शो करते हैं यहाँ से, है ना, टरबाइन से। ठीक है, तो टरबाइन में जो स्टीम आएगी मैं ये मान के चलता हूँ अभी क्या सैचुरेटेड स्टीम आ रही है, सुपर हीटेड भी हो सकती है, तो हम सैचुरेटेड मान के इसको शो करते हैं। तो सैचुरेटेड मान के जब मैं इसको शो करूँगा तो कुछ इस तरह से ये बनेगा, यहाँ से स्टीम का एक्सपांशन होगा। ठीक है, तो टरबाइन के अंदर जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस हम मान के चलते हैं आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन होता है। ठीक है, टरबाइन को जो हमें इंसुलेट कर देंगे, हम ये मान के चलते हैं कोई भी हीट बाहर फ्लो नहीं हो रही, बाहर से कोई भी हीट अंदर इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी और एक्सपांशन होगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, है ना, और टेम्परेचर भी रिड्यूस हो जाएगा। तो ये प्रोसेस हमने शो कर दिया 1 से 2। ठीक है, ये कहाँ पर हो रही है, टरबाइन में हो रही है। ठीक है, 2 से 3 प्रोसेस कहाँ पे हो रही है, कंडेंसर में हो रही है। ठीक है, तो कंडेंसर में जो प्रोसेस होती है वो होती है आइसोबैरिक हीट रिजेक्शन, है। जो स्टीम आ रही है, स्टीम क्या वर्किंग फ्लूइड है, अपनी स्टीम अपनी हीट किसको, वाटर को रिजेक्ट कर देता है, तो उस टाइम प्रेशर कांस्टेंट रहेगा और आपका प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और एक और चीज़ हम अज्यूम करके चलते हैं कि यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा, है ना, जो स्टीम आ रही है ये बेसिकली अपनी लेटेंट हीट किसको रिजेक्ट कर देगी, वाटर को रिजेक्ट कर देगी, तो उसका टेम्परेचर भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सिर्फ जो स्टीम आ रही है, जो वेट स्टीम है, ये अपना फेस चेंज कर देगी, मतलब वेट स्टीम किस में चेंज हो जाएगी, आपका लिक्विड में चेंज हो जाएगी। बट एज फार एज टेम्परेचर इज कंसर्न, टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और ऑब्वियसली चूंकि हीट रिजेक्ट कर रही है तो इसकी एंट्रोपी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो ये प्रोसेस यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, 2 से 3 प्रोसेस हो गई। अब जो अगली प्रोसेस होती है वो कहाँ पे होती है, पंप में होती है। तो पंप में भी जो प्रोसेस होगी उसमें बेसिकली क्या होगा, फीड पंप है, तो फीड पंप में ये प्रेशर को इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, और प्रेशर को इंक्रीज़ करेगा तो इसको प्रोसेस को भी बोलते हैं हम आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। ठीक, क्योंकि यहाँ पे कोई हीट का इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। तो थोड़ा प्रेशर को ये इंक्रीज़ कर दिया। ठीक है, तो इसको मैं शो कर देता हूँ, ये 3 to 4 प्रोसेस है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे बॉयलर में ये प्रोसेस अगर हो रही है, बॉयलर में प्रोसेस अगर होगी तो सबसे पहले क्या होगा, वाटर की हीटिंग होगी। ठीक है, तो वाटर की हीटिंग कहाँ पे, सैचुरेशन टेम्परेचर तक वाटर की हीटिंग हो गई, मतलब यहाँ तक ये मान लीजिए वाटर की हीटिंग हो गई। ठीक है, ये कहलाती है सेंसिबल हीटिंग, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। और जैसे ही वाटर सैचुरेशन टेम्परेचर पर पहुँच जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, क्या चेंज होगा, फेस चेंज होगा। उसका क्या चेंज हो जाएगा, फेस चेंज होगा। तो फिर उसके बाद ये, तो यहाँ पे सेंसिबल हीटिंग हो रही है और यहाँ पे लेटेंट हीटिंग हो रही है, या लेटेंट हीट का एडिशन हो रहा है। सबसे पहले टेम्परेचर चेंज हुआ और जैसे ही सैचुरेशन टेम्परेचर पहुँच गया, उसके बाद क्या होगा, आपका जो फेज़ है, यहाँ लिक्विड है, लिक्विड से किस में चेंज होना स्टार्ट होगा, स्टीम में चेंज होना स्टार्ट हो गया। और इस पॉइंट पे आपको क्या मिल जाएगा, टोटल स्टीम मिल जाएगी। ठीक है, तो स्टीम मिल गया। इस तरह से ये पूरा प्रोसेस इसमें अकर होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए, अब हम कैलकुलेट करेंगे इसकी इफिशियंसी। ठीक है, अब क्या कैलकुलेट करेंगे, एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपको मालूम है। एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। ठीक, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। तो यहाँ पे आपने वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड लिखा।
अब देखो इसमें वर्क आप कहाँ सप्लाई कर रहे हैं, वर्क बेसिकली किसको सप्लाई कर रहे हैं, पंप को सप्लाई कर रहे हैं। पंप का जो प्रोसेस हो रहा है वो 3 से 4 में हो रहा है। मैं यहाँ पे ये लिख भी दे रहा हूँ जिससे आपको आइडेंटिफाई कर पाए। ये प्रोसेस कहाँ हो रही है, स्टीम टरबाइन में हो रही है। ये प्रोसेस कहाँ हो रही है, कंडेंसर में, ठीक है। और ये प्रोसेस कहाँ हो रही है, फीड पंप। और ये यहाँ से क्या कहाँ पर हो रही है, बॉयलर में हो रही है, ठीक है। तो वर्क आपको कहाँ आपको, हाँ, वर्क डन का मतलब वर्क मिल रहा है, ठीक है। तो वर्क आपको कौन सी प्रोसेस मिल रहा है, 1 से 2 में। वर्क आपको कहाँ मिल रहा है, स्टीम टरबाइन मिल रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वर्क का मतलब है नेट वर्क, है ना, नेट कितना वर्क आपको मिल रहा है। तो बेसिकली देखो आप 1 से 2 प्रोसेस में तो वर्क आपको मिल रहा है, लेकिन 3 से 4 प्रोसेस में आपको वर्क क्या करना पड़ रहा है, सप्लाई करना पड़ रहा है। तो नेट वर्क कितना हो जाएगा, कितना वर्क आपको 1 से 2 प्रोसेस में मिला और कितना वर्क माइनस आपने 3 से 4 प्रोसेस में कितना वर्क सप्लाई किया। क्योंकि टरबाइन पे जो वर्क मिलेगा उसका अ पार्ट ऑफ दैट वर्क विल बी सप्लाइड टू रन द फीड पंप, ठीक है। उसमें से कुछ हिस्सा हम फीड पंप को ऑपरेट करने के लिए, फीड पंप को चलाने के लिए सप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यदि हम टरबाइन का वर्क निकालें WT, तो इंथैल्पी के टर्म्स में निकालेंगे तो ये H1 माइनस H2, इंथैल्पी एट 0.2 और ये इंथैल्पी एट H1 का मतलब इंथैल्पी एट 0.1 और H2 का मतलब इंथैल्पी एट 0.2, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसके बाद आपको पंप वर्क निकाला, तो पंप वर्क के केस में क्या हो जाएगा, H4 माइनस H3, ठीक है। ये तो W नेट वर्क क्या होगा, W टरबाइन माइनस W पंप। तो ये आ जाएगा आपका टरबाइन का मतलब H1 माइनस H2 और इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा H4 माइनस H3, ठीक है। तो नेटवर्क आ गया। अब आपको देखना है हीट सप्लाइड, तो हीट कहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं आप, 4 से 1 में हीट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हीट सप्लाई कहाँ पे कर रहे हैं, 4 से 1 में। तो हीट सप्लाई करेंगे तो हीट सप्लाइड आ जाएगा आपका H1 माइनस H4, ठीक है। तो यहाँ से आप सीधा सा क्या कर सकते हैं, एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ईटा इक्वल्स आ जाएगा आपका वर्क कितना आ गया, H1 माइनस H2 माइनस ऑफ H4 माइनस H3 अपॉन H1 माइनस H4, ठीक है। तो ये आपका एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन आ गया। अब इसमें कुछ रिलेटेड चीज़ें हैं जो कि डायरेक्टली पूछी जाती हैं, जो आपको पता होना चाहिए। एक होता है वर्क रेशियो, एक गेट वगैरह में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट निकालने के लिए पूछा जाता है। तो वर्क रेशियो क्या होता है, नेट वर्क अपॉन टरबाइन वर्क, ठीक है। तो इसका मतलब आपका टरबाइन वर्क की कंपैरिजन आपको कितना नेटवर्क मिल रहा है वो शो करता है आपका वर्क रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे यदि नेटवर्क की आप देखेंगे तो WT माइनस WP, ये हमने अभी देखा था, टरबाइन वर्क माइनस पंप वर्क अपॉन टरबाइन वर्क, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, वर्क रेशियो WR इक्वल्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस WP अपॉन WT, ठीक है। ये आपको मिल गया वर्क रेशियो, ये वर्क रेशियो मिल गया। इसके बाद आपको क्या निकालना है, एक इसमें और स्पेसिफिक चीज़ है, दूसरा इसमें स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन, ठीक है। पहला वर्क रेशियो हो गया, दूसरा स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन। इसका मतलब होता है कि पर किलोवाट आवर पावर जनरेट करने के लिए आपका कितना स्टीम यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं स्टीम फ्लो रेट अपॉन पावर आउटपुट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ SASC, स्टीम फ्लो रेट अपॉन पावर आउटपुट। और यहाँ पे मैं इसमें डायरेक्ट फार्मूला आपको बता दे रहा हूँ किस तरह से आता है। तो SSC ये फार्मूला आता है आपका 3600, चूँकि किलोवाट आवर आता है इसलिए यहाँ पे ये वाला पैरामीटर आ रहा है अपॉन W नेट। तो आपको ये वाला फार्मूला याद रखना है, ठीक है। स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन इक्वल्स ये आता है। इसमें एक पैरामीटर और है जिसको हम बोलते हैं हीट रेट, ठीक है। उसको मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। तीसरा पैरामीटर है हीट रेट, ठीक है। तीसरा पैरामीटर है हीट रेट। तो हीट रेट क्या होता है, बेसिकली
हीट रेट का मतलब है आपका 1 किलोवाट एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कितना आप हीट सप्लाई कर रहे हो, ठीक है। 1 किलोवाट एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कितना हीट सप्लाई कर रहे हो वो कहलाती है हीट रेट। तो हीट रेट का मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे, हीट रेट इक्वल्स होता है 3600 Q1 का मतलब है हीट जो आप सप्लाई कर रहे हो बॉयलर को, अपॉन WT मतलब टरबाइन वर्क माइनस पंप वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको, सो दिस इज ऑल अबाउट रैंकाइन साइकिल।